हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना 9th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर में हम जनन अंग व्यक्ति के जनन अंगों के बारे में पढ़ेंगे, नर जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु क्या होते हैं। फिर शिशु से वयस्क का निर्माण कैसे होता है। और इसके अलावा आप ये पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पाचन के बारे में, परिसंचरण और श्वसन के बारे में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो मुख होता है उसमें पाचन कैसे होता है, रक्त परिसंचरण कैसे होता है, हम श्वसन कैसे करते हैं। लेकिन इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जनन के बारे में। ये सभी प्रक्रम जो होते हैं वो प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। जनन पादपों में और जंतुओं में दोनों में होता है। आपने पौधों में जनन के बारे में पढ़ा होगा। पौधों में जनन किस विधि के द्वारा होता है, ठीक है। अब हम इसमें जंतुओं के जनन के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता? बच्चों, अगर जीव प्रजनन नहीं करते तो हमारी पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता, क्योंकि जो जनसंख्या है, जितने भी आसपास आपको व्यक्ति दिखाई देते हैं वो किससे दिखाई देते हैं, या जानवर दिखाई देते हैं, पशु पक्षी दिखाई देते हैं, वो सभी हमें प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा ही दिखाई देते हैं। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसी जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। यानी कि कोई जीव पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर जीव का ही रूप लेता है। जैसे कि कुत्ते के अगर कोई बच्चा होगा तो वो पिल्ला होगा, पिल्ला बड़ा होकर के कुत्ता बनेगा। उसी प्रकार से इन जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है, ठीक है। अब हम इसमें जनन की विधियों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए जनन की विधियों के बारे में पढ़ते हैं भाई। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? आपने देखा होगा कि कुत्ते की जो पिल्ले होते हैं वो कितने क्यूट होते हैं। अगर किसी के बच्चा होता है तो वो भी कितना क्यूट लगता है। इसी प्रकार से कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम आपको सारणी में दिए गए हैं, जिन्हें आपको भरना है। आप कोशिश कीजिए, यदि आपको नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे आप इसे आसानी से भर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि तितली का जो बच्चा होता है उसे हम इल्ली या कैटरपिलर कहते हैं। इसके बाद इसमें ये भी लिखा है कि बिलोटा यानी कि बिल्ली का बच्चा, पिल्ले जो होते हैं वो कुत्ते का बच्चा होता है। इस प्रकार से आप इसे भर सकते हैं। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं। पौधे की तरह जंतुओं में जनन विधियां होती हैं दो प्रकार की। एक होती है लैंगिक जनन, एक होती है अलैंगिक जनन। तो चलिए हम सबसे पहले लैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि या फिर लैंगिक जनन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आइए आ जाते हैं अपने यहाँ पे। देखिए इस सारणी में आपको भरना है बिल्ली के संतति या बच्चे का नाम, कुत्ते के बच्चे का नाम, तितली के बच्चे का नाम, गाय जिसे बछड़ा कहते हैं, और मेंढक के बच्चे का नाम। चलिए अब हम आ जाते हैं लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन क्या होता है हम इसे समझते हैं। आपने से 7th क्लास में पौधों में जनन के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो आप उसे देखिएगा, आप उसे समझिएगा, आप उसे पढ़िएगा, एक बार स्टडी कीजिएगा, आपको धीरे धीरे याद आ जाएगा। जिस प्रकार से पौधों में नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्यों या हम कहें कि जीवों में भी इसी प्रकार से होता है। पौधों में जो नर जननांग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं, और जो मादा जननांग होता है उसे हम स्त्रीकेसर कहते हैं, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप उनके नामों के भाग बता सकते हैं, तो आपको बताना है कि पौधों में नर जननांग जो होता है वो पुंकेसर होता है, और जो मादा जननांग होते हैं वो स्त्रीकेसर होते हैं। जंतुओं में भी नर एवं मादा विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं।
पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। जिस प्रकार से पौधों में नर और मादा युग्मक बनते हैं, उसी प्रकार से जंतुओं में भी नर और मादा युग्मक बनते हैं और वे संलेप्त होकर क्या बनाते हैं, युग्मनस बनाते हैं। फिर यह युग्मनस विकसित होता है और एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। यदि आपसे कोई इसकी परिभाषा पूछे तो आप क्या कहेंगे, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। आइए अब हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएंगे और जनन क्रम का अध्ययन करेंगे। अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य में कौन कौन से जनन अंग पाए जाते हैं और उनके क्या क्या प्रक्रम होते हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे नर जनन अंग। हम स्टार्ट करते हैं नर जनन अंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण होता है, 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं और एक शिशन होता है। इसे आप इस डायग्राम में स्टडी कीजिए। देखिए इसमें क्या है, एक जोड़ी वृषण यानी कि 2 वृषण हैं इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें एक शिशन है, इसमें 2 शुक्राणु नलिका हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 इसमें शुक्राणु नलिकाएं हैं। अब इसमें वृषण नर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें एक जोड़ी वृषण होता है, 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं और एक शिशन लिंग होता है। वृषण का कार्य करता है, वृषण का कार्य है कि यह नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। वृषण जो होते हैं वो लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। आप इस डायग्राम को स्टडी कर सकते हैं। देखिए ये जो वृषण हैं इसमें लाखों की संख्या में शुक्राणु पाए जाते हैं। कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में, आप उनको गिन नहीं सकते हैं। शुक्राणु यद्यपि, देखिए शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर प्रत्येक में एक सिर होता है और एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है, यानी कि 3 भागों में बटा हुआ होता है, सिर, मध्य भाग और पूंछ। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसी प्रतीत होती है? जी हाँ, शुक्राणु एक एकल कोशिका है। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। तो शुक्राणु क्या है, एक कोशिका है। देखिए इसे आप इस डायग्राम में स्टडी कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है वो किसका है, शुक्राणु का। इसे इंग्लिश में स्पर्म भी कहते हैं। इसका ये वाला जो भाग है वो सिर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका वाला भाग मध्य भाग है और ये वाला भाग इसका पूंछ होती है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। तो इसका आंसर ये है कि जो शुक्राणु में पूंछ जो होती है वो शुक्राणु को गति प्रदान करने के काम में आती है, यानी कि जो इसकी पूंछ होती है वो क्या कार्य करती है, वो शुक्राणु को गति प्रदान करती है। अब हम मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक अंडवाहिनी होती है, एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है और एक गर्भाशय होता है। देखिए आप इसे डायग्राम में स्टडी कीजिए। इसमें ये एक गर्भाशय है, ये इसमें 2 अंडाशय हैं या एक जोड़ी अंडाशय है और इसी प्रकार से इसमें एक जोड़ी जो है वो है अंडवाहिनी। ओके, अंडाशय जो होता है, देखिए इसमें जो अंडाशय होता है ये क्या कार्य करता है, अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम अंडाणु या फिर डिंब कहते हैं। स्त्रियों में हर महीने 2 अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु या डिंब का निर्मोचन कहाँ पे होता है, अंडवाहिनी में होता है। कौन सी जगह होता है, आप इस डायग्राम में देखिए, इस वाली जगह पे, यानी कि अंडाशय से निकल कर के वो कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, अंडवाहिनी में आते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी में उनका निर्मोचन होता है। अब गर्भाशय की बात करते हैं तो गर्भाशय वह भाग होता है जहाँ पर किसी शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका है। हमने पढ़ा था कि शुक्राणु एक एकल कोशिका है, उसी तरीके से अंडाणु भी एक एकल कोशिका होती है। मानव अंडाणु की जो इसका चित्र है आपकी बुक में दिया गया है वो इस तरीके का होता है।
देखिए, हमने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा था कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। पढ़ा था ना? क्योंकि अंडा एक कोशिका है, इसलिए विभिन्न जंतुओं के अंडे का साइज़ कैसा होता है, अलग अलग होता है। अंडाणु बहुत सूक्ष्म भी हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्यों में जो अंडाणु होती हैं वो कैसे होती हैं, सूक्ष्म होते हैं। और बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि मुर्गी का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। तो अंडा क्या है, एक कोशिका, इसलिए शुतुरमुर्ग के अंडे को सबसे बड़ी कोशिका माना गया है। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे निषेचन, जिसे हम कल पढ़ेंगे। आज आपको यहीं तक स्टडी करना है। थैंक यू वेरी मच।